वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज जो है बहुत प्यारा वीडियो होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं चावल यानी कि राइस के बारे में। जो है आज हम बहुत डिटेल में जो है इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं चावल से रिलेटेड, राइस से रिलेटेड, वो सारे जो हैं यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जो चावल का जो वानस्पतिक जो नाम है। चावल का वानस्पतिक नाम ये होता है ओराइजा सेटाइवा। इसका वानस्पतिक नाम होता है ओराइजा सेटाइवा। ध्यान रखिएगा, चावल का जो वानस्पतिक नाम है ये होता है ओराइजा सेटाइवा। अगर बात करें चावल के कुल की, अगर बात करें तो चावल का जो कुल होता है ये होता है ग्रेमिनी। ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ इसको क्या बोला जाता है, पोएसी भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोएसी भी इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले जो हमें दिमाग में रखना है, जो चावल का वानस्पतिक नाम है वो क्या है, ओराइजा सेटाइवा। और इसका जो कुल है ये है आपका ग्रेमिनी, जिसको हम पोएसी भी कहते हैं। अगर बात करें इसके उत्पत्ति स्थान के बारे में, तो चावल की जो उत्पत्ति स्थान है ये है आपका भारत और म्यांमार जो क्षेत्र है इसको माना जाता है। भारत एवं म्यांमार जो है इस क्षेत्र को माना जाता है इसका उत्पत्ति स्थान। इसके अलावा अगर कई बार आपको ऑप्शन में अगर इस तरह का दिखे कि दक्षिणी पूर्वी एशिया भी अगर ऑप्शन में अगर आपका आता है, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया, तो वो आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, चावल का उत्पत्ति स्थान ये दक्षिणी पूर्वी एशिया अगर ऑप्शन में आता है तो आपको उसको टिक करना है। अब बात करें इसका जो बीज का जो प्रकार होता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चावल का बीज का जो प्रकार है ये इसका क्या प्रकार होता है। इसके बीज का जो प्रकार होता है वो होता है कैरियोप्सिस होता है। क्या होता है? कैरियोप्सिस होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। कई बार आप में एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसको आप अच्छे से दिमाग में बैठा के रखिएगा कि जो चावल का बीज का जो प्रकार होता है वो किस प्रकार का होता है, वो होता है कैरियोप्सिस होता है। अगर बात करें इसके पुष्प क्रम की, चावल का जो पुष्प क्रम है, चावल का पुष्प क्रम है ये होता है आपका पेनिकल। ध्यान रखिएगा, चावल का जो पुष्प क्रम होता है वो किस तरह का होता है, वो होता है पेनिकल होता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक थे जो आपको चावल का पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको वानस्पतिक नाम क्या होता है इसका, ओराइजा सेटाइवा होता है। कुल होता है तो वो कौन सा होता है, ग्रेमिनी, जिसको पोएसी भी कहा जाता है। अगर बात करें इसके उत्पत्ति स्थान की, तो भारत एवं म्यांमार जो क्षेत्र हैं, कई बार दक्षिणी पूर्वी एशिया भी आपको ऑप्शन में मिलेगा तो वो इसका राइट आंसर होगा। बीज के प्रकार की अगर बात करें तो इसका जो बीज का प्रकार होता है वो होता है कैरियोप्सिस। अगर बात करें इसके पुष्प क्रम की तो ये होता है पेनिकल। ठीक है, अब आप बात करते हैं जो चावल का अनुसंधान निर्देशालय है, चावल अनुसंधान निर्देशालय है, अनुसंधान निर्देशालय ये कहाँ पर है। चावल का अनुसंधान जो निर्देशालय है ये है राजेंद्र नगर हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर है? राजेंद्र नगर हैदराबाद के अंदर है। राजेंद्र नगर हैदराबाद के अंदर चावल का अनुसंधान निर्देशालय है। ध्यान रखिएगा, चावल का अनुसंधान निर्देशालय जो है वो कहाँ पर है, ये है राजेंद्र नगर हैदराबाद के अंदर है। अगर बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे राइस से जो क्वेश्चन बनता है ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय चावल या फिर डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा ये है मनीला, फिलीपींस के अंदर है। कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस के अंदर है। क्या है? मनीला, फिलीपींस में चावल का ये है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। अगर बात करें चावल अनुसंधान निर्देशालय की तो यहाँ कहाँ पर है, राजेंद्र नगर हैदराबाद के अंदर है। अगर बात करें
इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? कटक उड़ीसा के अंदर। ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? कटक उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पर है? कटक उड़ीसा के अंदर है। ये हो गया था इंटरनेशनल, ये है इंडियन। ध्यान रखिएगा भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कटक उड़ीसा के अंदर है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की तो ये है मनीला फिलीपींस के अंदर है। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, भारतीय चावल अनुसंधान, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा जो भारतीय चावल अनुसंधान, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है? ये है कटक उड़ीसा के अंदर। और अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो वो कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस के अंदर है। दोनों क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है। अब बात कर लेते हैं चावल जो है इसके परीक्षण भार की बात कर लेते हैं। चावल का जो परीक्षण भार होता है, चावल का जो परीक्षण भार होता है ये कितना होता है? चावल का जो परीक्षण भार होता है ये होता है 25 ग्राम होता है। कितना होता है? 25 ग्राम होता है। अगर बात करें जो बासमती है, ठीक है, बासमती का जो भार होता है वो कितना होता है? 21 ग्राम होता है। 21 ग्राम क्या है? जो बासमती राइस है उसका जो भार होता है, परीक्षण भार, वो कितना होता है? वो होता है 21 ग्राम होता है। चावल का होता है जबकि 25 ग्राम, ठीक है। 21 जो होता है वो किसका होता है? बासमती का होता है। इसके लिए होल्डिंग प्रतिशत कितना होता है इसका जो होल्डिंग प्रतिशत होता है ये होता है, होल्डिंग प्रतिशत होता है इसका लगभग 70 से 75% होता है। कितना होता है? होल्डिंग प्रतिशत कितना होता है इसका? लगभग 70 से 75% के बीच में होता है। ध्यान रखिएगा जो सर्वाधिक चावल उत्पादन राज्य कौन सा है? ध्यान रखिएगा सर्वाधिक चावल उत्पादन कहाँ पर होता है? सर्वाधिक जो चावल उत्पादन होता है ये कहाँ पर होता है? वेस्ट बंगाल के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? वेस्ट बंगाल के अंदर होता है। पश्चिमी बंगाल के अंदर जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है? चावल का उत्पादन होता है। अगर चावल के औसत उत्पादन की बात करें, चावल का जो औसत उत्पादन है, तो चावल का जो औसत उत्पादन होता है वो कितना होता है? 18.5 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 18.5 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। अगर बात करें चावल के अंदर जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन कितना होता है चावल के अंदर? अगर प्रोटीन की बात करें तो चावल के अंदर जो प्रोटीन है लगभग 6 से 7% होता है। कितना होता है? लगभग 6 से 7% जो है चावल के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। अगर वही बात करें कि चावल के अंदर जो है वसा की मात्रा कितनी होती है तो ये बताना है आपको 2.2 से 2.5% होता है। ध्यान रखिएगा चावल के अंदर जो वसा की मात्रा होती है वो 2.2 से 2.5% होता है। अगर बात करें चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, चावल के अंदर अगर बात करें कि चावल के अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट होता है तो ध्यान रखिएगा चावल के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है वो लगभग 77 से 79% होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो आपको पता होने चाहिए। प्रोटीन की जो मात्रा होती है 6 से 7% होती है, जिसके अंदर जो फेट होता है 2.2 से 2.5 होता है। कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है ये 77 से 79% होती है। आप बिल्कुल फोकस लगाकर यहाँ पर पढ़ाई करिए। आप जो फैक्ट पढ़ रहे हैं ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। राइस जो है आज इस वीडियो के अंदर हम 1-2 पार्ट जो बनाएंगे चावल राइस को बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो है एक डिटेल वीडियो जो है आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बिल्कुल फोकस लगाकर आप स्टडी करिए और अपने नोट्स तैयार करिए। चावल के प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 6 से 7% होती है। अगर फैट की बात करें तो कितना होता है? 2.2 से 2.5% होता है।
कार्बोहाइड्रेट जो होती है इसके अंदर होता है वो 77 से 79% होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो चावल होता है ये क्या होता है, स्वपरागित फसल होती है। चावल क्या होता है, स्वपरागित फसल होती है। चावल क्या होती है, स्वपरागित फसल होती है। कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं उत्पादन की, हमने बात कर ली सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ये कहाँ पे होता है, ये वेस्ट बंगाल के अंदर होता है। अगर यहाँ पे बात आ जाती है प्रोडक्टिविटी की, किसकी बात आ जाती है, प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता की बात आ जाती है। किसकी बात आ जाती है, उत्पादकता की अगर बात आ जाती है, प्रोडक्टिविटी की बात आ जाती है, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है जो है यानी कि पर हेक्टर जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये है पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, पंजाब में क्या होती है, सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्टिविटी होती है। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, अगर भारत की बात करें तो पंजाब में सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्टिविटी होती है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कहाँ पर होती है, वो होती है हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पर होती है, हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है, हनुमानगढ़ के अंदर होती है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी राजस्थान के अंदर जो है वो कहाँ पर होती है, हनुमानगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। अगर भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी होती है वो होती है पंजाब के अंदर। जबकि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगर बात करें कि धान की जो पहली संकर किस्म थी, ठीक है, वो कौन सी थी, धान की जो पहली संकर किस्म है, धान की प्रथम संकर किस्म की अगर बात करें तो धान की जो प्रथम संकर किस्म थी इसका नाम था जया। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जो धान की पहली संकर किस्म थी उसका नाम है जया। इसको क्या है कि जो क्षारीय भूमि में भी इसको लगाया सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो जया है वेराइटी, हाइब्रिड किस्म वेराइटी है राइस धान की, इसको क्षारीय भूमि में भी लगाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इसको कहाँ पे लगाया जा सकता है, इसको क्षारीय भूमि में भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन कि धान की जो पहली म्यूटेंट वेराइटी थी, धान की पहली म्यूटेंट वेराइटी थी यानी कि उत्परिवर्तित जो किस्म थी धान की, जो म्यूटेंट वेराइटी जो थी, ठीक है, उसका क्या नाम था, जो म्यूटेंट वेराइटी थी यानी कि उत्परिवर्तित जो किस्म थी उसका नाम था जगन्नाथ। क्या नाम था, ध्यान रखिएगा, जगन्नाथ जो है ये इसकी म्यूटेंट वेराइटी थी। फर्स्ट जो हाइब्रिड वेराइटी की अगर बात करें तो वो कौन सी थी, जया। और अगर म्यूटेंट की बात आ जाती है तो उसका क्या नाम रहेगा, उसका नाम रहेगा जगन्नाथ। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें जो धान की रत्ना किस्म है, धान की जो रत्ना किस्म है इसके बारे में पिछले एग्जाम के अंदर पूछा गया था। जो धान की जो रत्ना नामक जो किस्म है ये किसके प्रति रोग रोधी है, तो आपको बताना है कि जो धान की जो रत्ना नामक जो किस्म है ये तना छेदक कीट के प्रति रोग रोधक है, यानी कि उसके लिए प्रतिरोधी है। कौन सा कीट है वो, तना छेदक जो कीट है इसके प्रति क्या है, वो प्रतिरोधी है। ध्यान रखिएगा, जो धान की जो रत्ना नाम की किस्म है ये तना छेदक कीट के प्रति रोधी है। ध्यान रखिएगा इस बात की। अगर बात करें धान के इम्पोर्टेंट फैक्ट की तो धान के अंदर जो जीन होता है इसकी जो बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है, धान में जो बोनेपन हेतु उत्तरदायी जीन की अगर बात करें, धान में जो बोनेपन हेतु उत्तरदायी अगर जीन की बात करें तो उस जीन का नाम जो है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, उस जीन का नाम क्या है, उस जीन का नाम है DGO जीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, DGO जीन जो है ये नाम है। ध्यान रखिएगा आप, धान में जो बोने पने के लिए उत्तरदायी जीन है उसका नाम क्या है, DGO जीन जो है धान में बोनेपन के लिए उत्तरदायी हैं। अगर बात करें धान में जो देर से अगर बुआई की बात करें, धान में देर से बुआई के लिए जो बुआई वाली जो किस्में अगर
उनकी बात करें तो उनके नाम आपको कुछ बेसिक नाम जो हैं आपको नॉलेज में होने चाहिए, जिन वेराइटी को हम क्या करते हैं देरी से बुआई वाली किस्म, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो देरी से जो बुआई की जाती है ये की जाती है IR8 हो गया, इसके अलावा IR20, IR36। इसके अलावा बात करें तो चंबल जो है, चंबल माही सुगंधा, चंबल माही सुगंधा जो है। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो माही सुगंधा जो है ना, ये माही सुगंधा जो है ARS बांसवाड़ा द्वारा निकाली गई थी। कहाँ पर निकाली गई थी? माही सुगंधा जो है इसको कहाँ से निकाला गया था? ARS बांसवाड़ा द्वारा निकाला गया था, ध्यान रखिएगा, कहाँ से निकाला गया था इसको? ARS बांसवाड़ा द्वारा निकाला गया था, ARS बांसवाड़ा में निकाला गया था इसको। ठीक है, ये जितनी भी वेराइटियां हैं ये सब वेराइटियां क्या हैं? देरी से बुआई वाली किस्में हैं, किसकी? राइस की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो अगर बात करें चावल के बारे में तो आपने गोल्डन राइस का नाम सुना होगा। ठीक है, तो राइस जो इसको हम क्या बोलते हैं? सुनहरा, इसको क्या बोलते हैं? सुनहरा चावल भी बोला जाता है। गोल्डन जो राइस है उसको क्या बोला जाता है? सुनहरा चावल भी बोला जाता है। ये क्या है? इसको क्या बोला जाता है? सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस जो है। इस गोल्डन राइस के अंदर विटामिन जो ए होती है उसकी अधिकता होती है। इसके अंदर कौन सी होती है? जो विटामिन ए जो है उसकी क्या होती है? इसकी अधिकता होती है। विटामिन ए जो होता है इसके अंदर बहुत अच्छा होता है। ये किस्म जो है कहाँ से निकाली गई थी आपको पता होनी चाहिए। सुनहरा जो चावल है ये IARI जो है नई दिल्ली जो है वहाँ से निकाली गई थी। IARI नई दिल्ली से निकाली गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुनहरा गोल्डन राइस जो है, आपसे पूछ लिया जाता है। इसमें पूछा ये जाता है कि इसमें जो विटामिन, जो कौन से विटामिन की इसमें प्रचुरता होती है, अधिकता होती है, वो होती है विटामिन ए की प्रचुरता होती है। ध्यान रखिएगा, धान में गेहूं की तुलना में विटामिन बी की मात्रा अधिक होती है। इसमें जो है विटामिन बी जो है उसकी मात्रा किससे ज़्यादा होती है? जो अगर तुलना करें हम गेहूं से तुलना करें तो गेहूं से ज़्यादा होती है, ज़्यादा होता है। ध्यान रखिएगा, आपको नॉलेज के लिए होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो विटामिन बी है वो गेहूं से क्या होता है? ज़्यादा होता है। अगर बात करें इसके गुणसूत्र की, अगर बात करें इसके अगर गुणसूत्र की बात करें तो इसके जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं कितने? 2n बराबर 24 होते हैं। इसके गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 24 होता है। ठीक है, अगर बात करें धान के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो धान का उत्पादन में जो पहला स्थान है, धान के उत्पादन में प्रथम कौन है? धान के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? चीन का है। अगर बात करें दूसरा स्थान की तो दूसरा स्थान किसका है? भारत का है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, धान के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? ये चीन का है। दूसरा स्थान जो है ये किसका है? ये भारत का है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं कि जो राइस जो है इसकी एक वेराइटी है PHB71 जो है एकमात्र एक हाइब्रिड राइस है जो कि निजी संस्था द्वारा विकसित की गई थी। PHB जो है ये एकमात्र ऐसा हाइब्रिड वैरायटी है जो कि किसी निजी संस्था द्वारा इसको विकसित किया गया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि किसी निजी संस्था द्वारा विकसित जो है धान की किसी संकर किस्म का नाम बताइए। ठीक है, तो एकमात्र यही किस्म है PHB71 जो कि किसी एक निजी संस्था द्वारा इसको विकसित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व की अगर बात करें तो विश्व का 90% धान जो है वो एशिया में पैदा होता है। अगर बात करें विश्व का लगभग 90% जो है धान वो कहाँ पर होता है? ये एशिया के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? एशिया के अंदर इसका उत्पादन होता है। चलिए
कुछ और बेसिक फैक्ट जो हैं वो यहाँ पर राइस के जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट बनते हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि अगर भारत में बात करें तो भारत में धान का जो क्षेत्र है वो कितना है। अगर बात करें भारत के अंदर जो धान का जो क्षेत्र है वो कितना है, ये लगभग 40.2 मिलियन हेक्टेयर, कितना है 2 मिलियन हेक्टेयर जो है ये क्षेत्र है कहाँ पर, भारत में। अगर भारत की बात करें तो भारत में लगभग कितना है 40.2 मिलियन हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है वो किसका है, धान के लिए है। अगर बात करें कि उत्पादन की अगर बात करें तो लगभग 95 मिलियन टन जो है ये इसका क्या है, उत्पादन है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि जो चावल जो है इसका भारत में इसका क्षेत्र कितना है तो ये 40.2 मिलियन हेक्टेयर है। जबकि अगर बात करें इसके उत्पादन की तो जो इसका उत्पादन है, चावल का उत्पादन जो भारत में है वो लगभग होता है 95 मिलियन टन इसका उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक कई बार आपसे पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन कि जो धान की जो प्रोटीन होती है उसको क्या बोला जाता है, धान की प्रोटीन को क्या बोलते हैं, धान की इसकी जो प्रोटीन होती है प्रोटीन को क्या बोला जाता है, इसकी प्रोटीन को बोला जाता है ओराजेनिन। क्या बोला जाता है इसको, ओराजेनिन बोला जाता है, ओराजेनिन इसकी प्रोटीन को बोला जाता है। ठीक है, ओरिजेनिन जो है इसको बोला जाता है, ये किसको बोला जाता है, धान की जो प्रोटीन होती है उसको बोला जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि धान के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, धान के अंदर प्रोटीन की मात्रा 6 से 7% होती है। ठीक है, इसकी प्रोटीन को क्या बोला जाता है, इसकी प्रोटीन को बोला जाता है ओराजेनिन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, ओराजेनिन बोला जाता है। चलिए अगर बात करें तो धान जो है विश्व में क्षेत्र और उत्पादन में गेहूं के बाद दूसरे स्थान पर है। अगर बात करें धान जो है विश्व में क्षेत्रफल और अगर उत्पादन की बात करें तो गेहूं के बाद में दूसरे स्थान में है। जो चावल जो है ये गेहूं के बाद में दूसरे स्थान पे है, किसमें, एक तो इसके क्षेत्रफल में व उत्पादन में, क्षेत्रफल और उत्पादन में कौन सा स्थान है चावल का, दूसरा स्थान है। ठीक है, अगर पहला स्थान की अगर बात करें तो पहला स्थान किसका है, गेहूं का, पहला स्थान किसका है, गेहूं का क्षेत्रफल और उत्पादन में, कहाँ पर, अगर बात करें विश्व में अगर बात करें तो क्षेत्रफल और उत्पादन में गेहूं का कौन सा स्थान है, इसका प्रथम स्थान है। जबकि दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है, ये है चावल का दूसरा स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है, लगभग सारे क्वेश्चन चावल से रिलेटेड यहाँ पर आपके कवर होने वाले हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है रहना है, आपको डेडिकेशन के साथ में क्लास लेना है, आपको कंटिन्यूसली जो है बहुत सारे इस तरह के वीडियोस मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कोशिश करूँगा कि हर तरह का वीडियो आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा सके और आपको जो है आप इनको वीडियो को देखते हुए अपने नोट्स तैयार करिए और बेफिक्र हो के आप तैयारी करिए। जो है आपका जो भी टारगेट है, जो भी जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप तैयारी कर रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप जो हैं उसमें सफल हो। चलिए आगे बात करें उससे पहले दोबारा से एक बार रिवाइज कर लीजिए अपने दिमाग में कि क्षेत्रफल और उत्पादन में जो है विश्व में गेहूं का प्रथम स्थान है, जबकि चावल का जो है इसके गेहूं के बाद में दूसरा स्थान है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, धान के लिए मैंने पहले आपको बताया था कि ये क्या है, स्वपरागित फसल है। इसका औसत जो टेम्परेचर होता है, इसके लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, धान के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये क्या चाहिए, इसको तापमान की आवश्यकता होती है। 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको तापमान की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा। 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान की आवश्यकता होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो चावल जो है इसके लिए जो नर्सरी बनाने की आवश्यकता होती है, तो नर्सरी का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। धान की रोपाई के लिए जो नर्सरी का क्षेत्रफल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं कि जो नर्सरी का जो क्षेत्र है, नर्सरी का जो क्षेत्र है वो कितना होना चाहिए, नर्सरी का क्षेत्र होना चाहिए 500 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 500 मीटर स्क्वायर होना चाहिए पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर के लिए कितना होना चाहिए, 500 मीटर स्क्वायर जो है वो होना चाहिए। इसकी जो क्यारियों की जो चौड़ाई है, इसकी जो क्यारियों की चौड़ाई है, नर्सरी की जो क्यारियां हैं
इन क्यारियों की जो चौड़ाई है, क्यारियों की जो चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए, क्यारियों की जो चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 1.25 से 1.50 मीटर होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये जो है यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। नर्सरी का क्षेत्र कितना होना चाहिए, 500 मीटर स्क्वायर होना चाहिए पर हेक्टेयर के लिए। और अगर बात करें नर्सरी की जो क्यारियाँ हैं, उन क्यारियों की जो चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 1.25 से 1.50 मीटर होनी चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके दिमाग में रखने। अगर बात करें तो धान क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। धान क्या है, धान जो है, ये जो चावल है ये क्या है, लघु दिवस प्लांट है। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट है यानी कि इसको बोलेंगे हम लघु दिवस पौधा। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो है ये क्या है, C3 प्लांट है। C3 प्लांट है, ध्यान रखिएगा। जो अपना जो राइस है ये कौन सा पौधा है, C3 प्लांट है। अब चलिए आगे कुछ बेसिक से फिर जान लेते हैं। जो धान की खड़ी फसल में हम जो हल चलाकर खरपतवार या अधिक पौधों को निकालने की जो क्रिया करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है ब्रूसनिंग। क्या बोला जाता है उसको, ब्रूसनिंग कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, ब्रूसनिंग किया जाता है। यानी कि ब्रूसनिंग की जो प्रक्रिया होती है वो किस में की जाती है, ब्रूसनिंग की प्रक्रिया चावल के अंदर की जाती है। ब्रूसनिंग क्या होती है, ब्रूसनिंग होती है कि जो धान की जो खड़ी फसल है, ठीक है, उस खड़ी फसल में जो खरपतवार हैं या फिर अधिक पौधों लगे हुए हैं तो उन पौधों को निकालने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है आपकी ब्रूसनिंग कहलाती है। इसको आप नोट कर सकते हैं कि चावल के अंदर जो खड़ी फसल है उस खड़ी फसल में जो खरपतवार हैं या फिर अधिक पौधे लग गए हैं उन पौधों को निकालने की जो प्रक्रिया रहेगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी ब्रूसनिंग कहलाएगी। ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे खरपतवार की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि धान के खेत में जो सर्वाधिक उपयोग में लाने वाला जो खरपतवार नाशी है, ठीक है, उस खरपतवार नाशी है वो कौन सा है। धान में जो जिस खरपतवार का नाशी का यूज किया जाता है वो उसका नाम है प्रोपेनिल। कौन सा खरपतवार नाशी है, प्रोपेनिल, जिसको स्टाम F34 के नाम से इसको जाना जाता है। प्रोपेनिल जो है ये क्या है, खरपतवार नाशी जो है, खरपतवार नाशी जो है ये है आपका प्रोपेनिल। सबसे ज़्यादा चावल के अंदर इसी खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल आपके दिमाग में रखिए कि इसको स्टाम F34 के नाम से जाना जाता है। ठीक है। धान की जो विधि है डेपोंग विधि, इस विधि में धान की जो डेपोंग विधि है, धान की डेपोंग विधि में इसकी जो बीज दर होती है वो कितनी होती है। धान की जो डेपोंग विधि है इसमें जो बीज दर होती है, बीज दर वो कितनी होती है, 75 से 90 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। ध्यान रखिएगा कितनी होती है, 75 से 90 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चावल के कुछ और फैक्ट आपके लोगों के सामने लेके आते हुए, चावल जो है इसकी डेपोंग विधि के बारे में बात की हमने कि इसकी जो बीज दर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 75 से 90 किलोग्राम पर हेक्टेयर होनी चाहिए। अगर बात करें कि जो धान का टुंगरो रोग वायरस जो है, ये वायरस जनित रोग हैं। धान के अंदर जो रोग लगता है, कौन सा रोग लगता है, टुंगरो रोग लगता है। कौन सा रोग लगता है, टुंगरो रोग लगता है। ये जो रोग है ये कौन सा है, ये वायरस जनित रोग है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है धान का या चावल का टुंगरो रोग जो है ये हैं, तो इसमें ऑप्शन में आपको वायरस जनित जो है इस तरह का ऑप्शन अगर है तो ये आपको राइट करके आना है। ये क्या है, वायरस जनित रोग हैं। कौन सा रोग है, वायरस जनित रोग हैं। ध्यान रखिएगा कौन सा रोग है, वायरस जनित रोग हैं। अच्छा, ये जो वायरस जनित रोग हैं ये किसके द्वारा फैलाया जाता है, ये फैलाया जाता है ग्रीन प्लांट हॉपर नामक होमोप्टेरिन कीट से फैलता है या हवा द्वारा फैलता है। ध्यान रखिएगा कौन सा जो कीट है, ये जो रोग हैं
ये जो रोग हैं ये वायरस जनित रोग हैं, ये किसके माध्यम से फैलता है। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है ये फैलता है ग्रीन प्लांट होपर नामक जो है होमोप्टेरियन जो कीट है इसके माध्यम से ये फैलता है। दूसरा हम बोल सकते हैं हवा के माध्यम से जो है ये रोग फैलता है। कौन सा? टुंगरो रोग फैलता है, जो कि वायरस जनित रोग है। ग्रीन प्लांट होपर जो है कीट, इसके माध्यम से होमोप्टेरियन कीट जो है इसके माध्यम से जो है ये फैलता है। चलिए, चावल के अंदर कटाई करते समय चावल और भूसे का अनुपात कितना होता है? चावल में कटाई करते समय चावल में भूसे और चावल का जो अनुपात होता है कटाई करते समय कितना होता है? ये होता है 1:2, यानी कि भूसा जो है वो 1 में रहेगा और चावल जो है 2 के अनुपात में रहेगा, 1:2 में रहेगा। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिएगा, अगर वहाँ पर ऐसे डायरेक्टली ऐसे आ जाए चावल और भूसे, तब आपको ध्यान रखना है चावल 2 और भूसा 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चावल के अंदर क्या है, धान के खेत में लगभग नील हरित जो शैवाल है, कौन सा? चावल के अंदर नील हरित शैवाल जो है, ये नील हरित शैवाल जो है प्रतिवर्ष क्या करता है? चावल के अंदर लगभग 20 से 30 किलोग्राम, चावल के अंदर 20 से 30 किलोग्राम क्या करता है? नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि चावल के अंदर नील हरित शैवाल जो है प्रतिवर्ष कितना किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो आपको पता होना चाहिए लगभग 20 से 30 किलोग्राम जो है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसकी किस्मों के बारे में हम पता कर लेते हैं कि जरा राजस्थान में जो बोई जाने वाली इसकी जो किस्में हैं उनके बारे में। सबसे पहली इसकी जो राजस्थान में बोई जाने वाली जो किस्में हैं उसमें बात करें तो रत्ना जो है राजस्थान में बोई जाती हैं। जया, BK79 की कौन सी? BK79। इसके अलावा कावेरी, चंबल IR8। इसके अलावा अगर बात करें तो सीता, BK190, बाला, पूसा। ये जो वेराइटियां हैं ये किस्में जो हैं ये राजस्थान में बोई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंदर बोई जाती है। रत्ना, जया, BK79, कावेरी, चंबल IR8, सीता, BK190, बाला और पूसा जो है ये किस्में जो है ये कहाँ पर बोई जाती हैं? ये राजस्थान में बोई जाती है। अगर आपसे सब पूछ लिया जाए कि जो सीधी बुआई वाली किस्में हैं तो ध्यान रखिएगा, जो बाला जो है बाला, इसके अलावा पूसा, पूसा 221, ये जो किस्में हैं ये क्या करती है? सीधी बुआई वाली किस्में। कौन सी किस्में हैं? इनकी सीधी बुआई की जाती है, यानी कि इनकी नर्सरी तैयार नहीं की जाती, सीधी बुआई वाली किस्में हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ये कौन सी किस्में? सीधी बुआई वाली किस्में हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो धान की जो प्रथम म्यूटेंट वेराइटी थी उसका क्या नाम था? प्रथम म्यूटेंट किस्म ये कौन सी थी? इसका क्या नाम बताया था? मैंने आपको बताया था इसका नाम जगन्नाथ। क्या नाम बताया था इसका? जगन्नाथ जो है वो धान की प्रथम म्यूटेंट वेराइटी है, जगन्नाथ। इसके अलावा अगर बात करें तो स्तारी जो है, स्तारी धान, ये क्या है? स्तारी। और जगन्नाथ जो है ये धान की प्रथम म्यूटेंट किस्में हैं। अगर बात करें ये जो बाला की सीधी बुआई के लिए इसमें उपयोग किया जाता है, पूसा जो है ये पूसा 221 जो है ये भी क्या है? सीधी बुआई के लिए किया जाता है। ठीक है,
अधिक जल में उगने वाली अगर किस्म की बात करें, धान की अगर अधिक जल में उगने वाली किस्म की बात करें तो उसका क्या नाम है? जलमग्न। कौन सी वैरायटी है? जलमग्न। ये जो जलमग्न वैरायटी है यह क्या करती है? ये जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है उन क्षेत्रों के अंदर जो है इस वैरायटी को ग्रो किया जाता है, जहाँ पर अधिक जल में, यानी कि इसमें क्या होता है? अधिक जल में उगने वाली, जल में होती है कौन सी? जलमग्न जो है वैरायटी, ये किसकी वैरायटी है? चावल की वैरायटी है। आपको इन वैरायटियों के नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ये आपकी मजबूरी मानिए, कैसे मानिए, पर आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे और इनको नाम को याद रखोगे तभी आपका काम चलेगा। चलो, अगर बात करें कि चावल की जो विश्व की प्रथम जो संकर बासमती किस्म है उसके बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि जो PRH10 है, PRH10 जो है ये क्या है? विश्व की प्रथम, ध्यान रखिएगा, विश्व की प्रथम संकर बासमती, विश्व की प्रथम संकर बासमती किस्म है। कौन सी किस्म है? संकर बासमती किस्म है, विश्व की पहली संकर बासमती किस्म है। इससे पहले मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो PHB71 है, PHB71 है, ये जो है ये वैरायटी धान की प्रथम संकर किस्म है जो कि किसी निजी संस्थान द्वारा विकसित की गई थी। इस वैरायटी, ये भी क्या है? प्रथम संकर वैरायटी जो किसके द्वारा तैयार की गई थी? निजी संस्था द्वारा इसको तैयार किया गया था, निजी संस्था द्वारा इसको तैयार किया गया था। प्रथम और एकमात्र धान की किस्म जो कि निजी संस्था द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी चैनल पे बने रहिए। आपको बहुत सारे जो वीडियो हैं यहाँ पर मिलने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। बहुत समय है हमारे पास में और इस समय के अंदर जो है कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर जो है स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पूसा बासमती की अगर बात कर लेते हैं, पूसा बासमती 1, ठीक है, ये जो पूसा बासमती 1 है, ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी जो है ये जो है IARI दिल्ली जो है वहाँ से इसको विकसित किया गया था। कहाँ से विकसित किया गया इसको? IARI से इसको विकसित किया गया है, नई दिल्ली से इसको विकसित किया गया। ये जो वैरायटी है ये विश्व की प्रथम उच्च उपज देने वाली, ठीक है, ध्यान रखिए, उच्च उपज देने वाली बोनी किस्म है। पूसा बासमती जो है ये क्या है? उच्च उपज देने वाली बोनी किस्म है, विश्व की प्रथम। ध्यान रखिएगा, पूसा बासमती की अगर बारे में बात करें तो ये विश्व की प्रथम उच्च उपज देने वाली बोनी किस्म है। कौन सी? बोनी किस्म है, सबसे ज़्यादा उपज देने वाली, उच्च उपज देने वाली विश्व की प्रथम जो है अगर किस्म की बात करें तो वो कौन सी है? पूसा बासमती 1 जो है। अगर इसकी बात करें तो ये जो है ये कहाँ से विकसित की गई थी? ये IARI नई दिल्ली जो है वहाँ से इसको विकसित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें साबरमती की बात करें तो साबरमती जो है ये जो वैरायटी है ये वैरायटी ब्लास्ट रोग रोधी किस्म है। साबरमती जो है, साबरमती ये जो वैरायटी है ये क्या है? ये जो राइस के अंदर लगता है ब्लास्ट रोग, उसके प्रति रोग रोधी है। ब्लास्ट रोग के प्रति क्या है? ये रोधी किस्म है, रोधी किस्म है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ब्लास्ट रोग जो है उसके प्रति रोग रोधी है। इसके अलावा जो है धान की जैसे राजेश्वरी हो गया, हेमा किस्में हो गई, ये रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाने वाली फसलें हैं। चलिए मैं इनके नाम लिख के आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान में रहे कि जो राजेश्वरी, इसके अलावा बात की हमने किसके बारे में? हेमा।
राजेश्वरी और जो हेमा जो हैं राइस की वैरायटी, इन वैरायटियों क्या है, रबी और खरीफ के अंदर, रबी और खरीफ के अंदर दोनों ही समय इसको क्या किया जा सकता है, दोनों मौसम में इसको उगाया जा सकता है, या उगने वाली किस्में हैं रबी और खरीफ के अंदर राजेश्वरी और जो हेमा की वैरायटी है इसको उगाया जा सकता है। किसके अंदर उगाया जा सकता है, रबी और खरीफ में उगाया जा सकता है। ये किसकी वैरायटी है, ये किसकी वैरायटी है, धान की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है, धान की वैरायटी है। चलिए आगे थोड़ा सा और जान लेते हैं। चावल के बारे में हम पढ़ रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आज से हमने पहली क्रॉप स्टार्ट की है चावल, धीरे धीरे हम अनाज वाली जितनी भी सारी क्रॉप है उनको कवर करेंगे और धीरे धीरे फिर अगली जो तिलहन वाली जो है उन पे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए चावल की अगर बात करें तो चावल जो है इसमें एक वैरायटी है, इसकी चावल की जो वैरायटी है IR8 जो है, इसका जो विकास जो है ये किसके द्वारा किया गया था, IR जो 8 है इसका जो विकास है ये कहाँ पर किया गया, ये किया गया था IRRI यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर है, ये है आपके मनीला के अंदर, मनीला फिलीपींस के अंदर है, उनके द्वारा इसका विकास किया गया था। ठीक है, जो ब्रीडर जो थे उनका नाम था हेनरी M बेचेल। ठीक है, इसके द्वारा किया गया था, हेनरी M बेचेल के द्वारा इसको जो विकास किया गया था, कहाँ पर किया गया था, IRRI मनीला फिलीपींस के अंदर किया गया था। ठीक है, तो जो ये वैरायटी जो है, ये जो किस्म है का एक जो पेरेंट जो जीन था वो कौन सा था, ध्यान रखिएगा, IR8 जो है इसका जो पेरेंट जीन था वो था, इसमें जो मैंने पहले आपको बताया था DGO जीन जो है इसका क्या था, ये इसका पेरेंट जीन था। ठीक है, अब बात करें कि जो IR8 जो है ये किससे मिलके बना था, तो ये DGO जीन और इसके साथ में जो है पेंटा जो है, ठीक है, इससे मिलके बना था। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगर मैं बात कर लूँ कि जो चावल की जो जया वैरायटी है, जया जो है वैरायटी है चावल की, ये वैरायटी जो है ये किसके क्रॉस से बनी थी, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है धान की प्रथम संकर किस्म है। ये धान की कौन सी है, प्रथम संकर किस्म, धान की प्रथम संकर किस्म। ये जो वैरायटी बनी थी, ये वैरायटी किससे मिलके बनी थी, ये TN1 को क्रॉस करवाया था, किससे, T141 से क्रॉस करवा के जो है किसको बनाया गया था, जया को बनाया गया था। ठीक है, ये डॉक्टर शास्त्री के द्वारा, जया जो वैरायटी है किसके द्वारा विकसित की गई थी, डॉक्टर शास्त्री जो थे उनके द्वारा इसको विकसित किया गया था, जो कि क्षारीय भूमि में भी इसको लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जया किस्म जो है इसको हम कहाँ पे लगा सकते हैं, क्षारीय भूमि में भी इसको लगा सकते हैं। क्षारीय भूमि में भी इसको क्या कर सकते हैं, भूमि में लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्षारीय भूमि के अंदर भी इसको लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो बात आई कि जो धान की जो TN1 है इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ये नॉलेज आपको रखना चाहिए कि जो TN1 जो है ये विश्व की पहली क्या है, बोनी किस्म है। ध्यान रखिएगा, ये जो TN1 है, TN1 जो है विश्व की पहली, विश्व की फर्स्ट बोनी किस्म है। ध्यान रखिएगा कौन सी किस्म है, विश्व की फर्स्ट बोनी किस्म है। ठीक है, जिसको कहाँ पर, जिसको ताइवान में विकसित किया गया था। कब किया गया था विकसित, इसको विकसित किया था 1964-65 में इसको विकसित किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये विश्व की क्या है, पहली विकसित जो है बोनी किस्म है। ठीक है, अगर बात करें तो भारत में जो राइस प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम के तहत
जो प्रथम जो चावल प्रजाति के रूप में जो भारत में विकसित हुए, तो वो कौन सी विकसित की थी? ये जया विकसित की गई थी। ध्यान रखिएगा, इसको TN1 और T141 से क्रॉस करवा के इसको तैयार किया गया था। ये क्या थी? डॉक्टर शास्त्री द्वारा इसको तैयार किया गया था, जो कि क्षारीय भूमियों में भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है जया जो है इसको क्या है, भारत में क्या बोला जाता है? ध्यान रखिएगा, इसको मिरेकल राइस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो भारत में जया को क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मिरेकल राइस भी कहा जाता है। हिंदी में अगर बात करें तो अगर जादुई धान की अगर बात आती है, आपसे पूछ लिया जाए भारत में जादुई धान किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है जया को कहा जाता है। चलिए अब जो चावल है इसकी बीज के बारे में, बीज दर के बारे में जान लेते हैं। जो चावल की जो बीज दर है, तो ये अगर आपको इसमें क्या है कि चावल की बीज दर जो है इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप छिड़काव विधि का यूज करते हैं, ठीक है, चावल में अगर आप छिड़काव विधि का यूज करें, छिड़काव अगर विधि का यूज करते हैं तो छिड़काव विधि के अंदर चाहिए 100 किलोग्राम पर हेक्टर चाहिए। कितना चाहिए? 100 किलोग्राम पर हेक्टर चाहिए। अगर बात करें कि आप ड्रिलिंग विधि का यूज करते हैं, कि कौन सी विधि का यूज करते हैं? ड्रिलिंग विधि का यूज करते हैं। ड्रिलिंग विधि का अगर यूज करते हैं तो इसमें क्या है, आपको 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर की ज़रूरत है। कितना किलोग्राम? 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर की ज़रूरत है। अगर हाइब्रिड धान अगर आप लेते हैं तो हाइब्रिड धान की लगभग 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर की ज़रूरत होती है। कितनी होती है? 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर की ज़रूरत होती है। अच्छा, धान की जो नर्सरी तैयार करने के लिए कुल क्षेत्रफल है उसका कितना भाग काम में लिया जाता है? 1/10 भाग काम में लिया जाता है। धान की जो नर्सरी तैयार करने में, अगर नर्सरी की बात करें तो नर्सरी में जो है कुल क्षेत्र का कितना लेते हैं? कुल क्षेत्र का 1/10 भाग है उसका यूज में लिया जाता है। यानी कि एक अगर हेक्टर है, मान के चलिए अगर 1 हेक्टेयर है तो 1 हेक्टेयर जो है इसके लिए अगर आपको नर्सरी तैयार करनी है तो आपको 1000 वर्ग मीटर जो है क्षेत्र की आवश्यकता होती है नर्सरी के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1000 वर्ग मीटर की नर्सरी की आवश्यकता होती है, और जिसमें 100 से लगभग 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा। अब ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, जो डेपोंग विधि के बारे में हमने बात किया था, अगर डेपोंग विधि की यहाँ पर बात आ जाती है, कौन सी विधि की? डेपोंग विधि की अगर बात आ जाती है तो डेपोंग विधि के अंदर क्या है, 1.5 से 3 किलोग्राम जो है पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इस तरह का आप देख लीजिए कि लगभग 30 से 40 मीटर स्क्वायर एरिया पर हेक्टेयर जो है सीड की आवश्यकता होती है। 1.5 से 3 किलोग्राम, 1.5 से लगभग 3 किलोग्राम। अगर डायरेक्टली आप बात करते हैं तो यहाँ पर कितना होता है, ये हो जाता है लगभग 75 से 90 किलोग्राम जो है पर हेक्टेयर की ज़रूरत होती है। ध्यान रखिएगा, 75 से 90 किलोग्राम जो है ये पर हेक्टेयर की ज़रूरत होती है। अगर बात करें कि जो धान की जो नर्सरी तैयार करने की जो मतलब कहाँ से की गई थी, ये फिलीपींस से तैयार की गई है। धान में नर्सरी तैयार करने की जो स्किल है ये IRRI जो है मनीला फिलीपींस इस यहाँ से तैयार की गई थी। भारत में अगर बात करें तो भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में ये जो है डेपोंग विधि अपनाई गई थी। भारत में जो है डेपोंग विधि जो है ये भारत में कहाँ पे अपनाई गई? सबसे पहले जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पर सबसे पहले किसको अपनाया गया था? डेपोंग विधि को। भारत में अगर बात करें तो कहाँ पे अपनाई गई थी? तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर अपनाई गई थी। ठीक है, इस विधि में क्या है कि एक जो हेक्टेयर है उस हेक्टेयर के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए लगभग 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इस विधि में क्या है कि धान की जो पौध है लगभग 11 से 14 दिनों में स्थानांतरण के लिए तैयार हो जाती है। ध्यान रखिएगा,
यहाँ पर मैं अलग से इसको स्टार करके लिख देता हूँ। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो डेपोंग विधि में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि डेपोंग जो विधि है, इस विधि में धान की पौध कितने दिनों में स्थानांतरण करने लायक हो जाती है। तो धान की पौध 11 से 14 दिन जो है, 11 से 14 दिन है, 11 से 14 दिनों में स्थानांतरण योग्य हो जाती है। किसके योग्य हो जाती है? स्थानांतरण योग्य हो जाती है। धान की जो पौध होती है लगभग 11 से 14 दिनों में स्थानांतरण योग्य हो जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि जो ये विधि है, इस विधि में 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए 3 किलोग्राम, यानी कि 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 75 से 90 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। यानी कि 1 वर्ग मीटर जो क्षेत्रफल है, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए कितनी की आवश्यकता होती है? लगभग 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अगर बात करें 1 हेक्टेयर की, अगर बात करें तो 1 हेक्टेयर यानी कि 75 से 90 किलोग्राम जो है ये बीज की आवश्यकता होती है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट वीडियो है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जल्दी ही आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। बाकी इसी चैनल पे आपको मिलने वाला है एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत कुछ। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह से बना रहे। थैंक यू सो मच।